Recording in progress. हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एक बार कंफर्म करना, स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट कर दिया था और हमने बेसिक एक्सएमएल के बारे में जान लिया था। एक्सएमएल क्या होता है, किस तरीके से हम उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब उस लैंग्वेज को कैसे समझ के हमको प्रोग्रामिंग करनी है, और वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, ह्यूमन रीडेबल है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एक्सएमएल को समझने में। ठीक है, बस कुछ मेन चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एक रूट टैग होता है, एक पेरेंट टैग होता है। पेरेंट टैग वो होता है जिसमें चाइल्ड आते हैं, रूट टैग वो होता है जो सबसे पहला और एकमात्र टैग होता है, जो सबसे स्टार्टिंग में टैग लगता है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं होता है यूआई का पार्ट। ठीक है, देन आपके चाइल्ड टैग होते हैं, देन इन टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें इनकी वैल्यूज डिफाइन की जाती है, जो इनका रोल होता है। जैसे आप एक टेक्स्ट विजिट को ले रहे हो, टेक्स्ट क्लास को ले रहे हो, तो आप अपने लिए ले रहे हो, मैं यूज करूंगा तो मैं अपने रीजन से लूंगा, मैं उसमें कुछ और टेक्स्ट दिखाऊंगा, उसकी साइज कुछ और रखूंगा। आप अपने एक ही पेज पे अगर 10 टेक्स्ट विजिट को ले रहे हो, तो हर एक पे अलग अलग टेक्स्ट दिखाओगे, हर एक पे अलग अलग टेक्स्ट साइज दोगे, अलग अलग एट्रीब्यूट्स दोगे। तो ये एट्रीब्यूट्स का रोल ये होता है, वो डिफरेंशिएट टू दी अंदर की जो जितनी भी उसकी फंक्शनलिटीज है, जो फीचर्स हैं, जो मेन जिसके लिए वो पर्टिकुलर क्लास क्रिएट की गई है, ताकि आप उसको यूज करके अपने एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर सको, वो फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सको अपने हिसाब से, अपने नीड के अकॉर्डिंग, जहां पे भी उसको प्लेस करना है। ठीक है, और हमने क्या देख लिया था, नेम स्पेस यूआरआई होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यूआरआई क्या होता है। देन नेम स्पेस प्रीफिक्स के साथ में यहाँ आपकी यूआरआई होती है, और जो प्रीफिक्स आप लगाते हो इस यूआरआई के लिए, उस प्रीफिक्स को यूज करके आप जितने भी एंड्रॉयड डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके व्यूज और व्यू ग्रुप्स के लिए, उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात रही एक्सएमएल की। फिर मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती है नॉर्मली, या तो व्यू होगा या व्यू ग्रुप्स होंगे। नाम तो ही समझ में आ रहा है। व्यू का मतलब हो गया कि जो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे कि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का काम करेगा, इमेज है तो इमेज का काम करेगा। तो एक प्रॉपर्टी डिफाइंड है, सिंगल प्रॉपर्टी, उसको अगर अपन को यूज करना है तो हम उस पर्टिकुलर व्यू को यूज करेंगे। और ऐसे मल्टीपल व्यू एंड व्यू ग्रुप्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपका मैनेज करता है कौन? व्यू ग्रुप। मल्टीपल व्यूज या फिर मल्टीपल व्यू ग्रुप्स, मतलब मैं व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी डाल सकता हूँ। व्यू ग्रुप का मेन रोल होता है कि मल्टीपल व्यूज को मैनेज करना है, व्यू ग्रुप्स को मैनेज करना।
इसीलिए इनको शॉर्टली हम लेआउट्स भी बुलाते हैं। और मैं अगर समझने के कॉन्सेप्ट से समझूं तो इसको मैं कैनवास भी बुलाता हूँ। क्योंकि जब हम पेंटिंग कर रहे हैं एक तरह से यूआई बना रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिजाइन तैयार कर रहा हूँ। नॉर्मल अगर किसी भी जगह पे जाओगे आप, डिजाइनिंग का सबसे फर्स्ट फॉर्म आता है पेंटिंग। नॉर्मल अगर एक रॉ डिजाइनिंग करनी होती तो सबसे पहले हमने, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन में भी देखे तो सबसे पहले जो डिजाइनिंग होती थी वो पेंटिंग पे होती थी। मतलब कुछ भी ड्रॉ करना है तो वो हाथ से ड्रॉ करता था, पेंट करता था। तो उनको भी एक कैनवास चाहिए होता था, एक लेआउट चाहिए होता था कि जिसके अंदर वो ये सारी चीजों को डिफाइन कर सके। तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स इज योर व्यू ग्रुप। एंड एक सिंगल प्रॉपर्टी को जो अटेन करता है, जिसका रोल ही वही है कि भाई अगर आपको इमेज देखनी है तो एक इमेज का अलग से व्यू होगा, आपको टेक्स्ट दिखाना है तो टेक्स्ट का एक अलग से व्यू होगा। हर एक की एक प्रॉपर्टी डिफाइंड एक क्लास बनी हुई है जिनको हम यूज करते हैं, तो वो कहलाता है आपका व्यू। इनके फर्दर चाइल्ड नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखना। इनके फर्दर चाइल्ड होते हैं, इसीलिए ये व्यू ग्रुप्स कहलाते हैं। ताकि इनके जो चाइल्ड है वो अंदर, इनके अंदर स्टोर किए जा सके, मतलब इनके अंदर डिजाइन किए जा सके। ठीक है। जो व्यू होगा वो सिंगल प्रॉपर्टी होगा, उसको सिर्फ एट्रीब्यूट देने होंगे। और आप इस तरीके से व्यू को ओपन करोगे, उसके एट्रीब्यूट्स दोगे और उसको इस तरीके से क्लोज कर दोगे। इसके केस में क्या होगा, आप इसके एट्रीब्यूट्स दोगे, फिर इसको ऐसे क्लोज ना करके अलग से क्लोज करोगे। और यहाँ पे जो आएगा ये इसके मल्टीपल व्यूज और मल्टीपल व्यू ग्रुप्स, यानी कि इसके चिल्ड्रंस आएंगे। इसी चीज को हम नेस्टिंग भी कहते हैं हमारे एक्सएमएल के अंदर। समझ में आया? तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया कल वाली क्लास का, जो हमने कल देखा था। ठीक है। अब वापस चलते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि जो ये व्यू है और जो ये व्यू ग्रुप्स है, ये इनमें जो कॉमन पार्ट है, जो हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसे चीजों को लेके समझ के हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम ए पार्ट पे जाते हैं, विच इज लेआउट्स। क्योंकि इनके बिना आप अपनी यूआई को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये लेआउट्स होते हैं जिनको मैं व्यू ग्रुप्स भी कहता हूँ, ये बहुत सारे होंगे। आगे हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे बहुत सारे व्यू ग्रुप्स को हम समझेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके दो है अभी के लिए। आगे हम कंस्टेंट पे भी जाएंगे। वैसे तो सबको इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक है ना, जिसको समझने के बाद में आप आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, वो दो बेसिक कंपोनेंट्स है जिनको हमको समझना होगा। और इनकी हेल्प से आप, ये यूनिवर्सल लेआउट है, इनकी हेल्प से आप कैसे भी डिजाइन बना सकते हो। लीनियर लेआउट, सॉरी रिलेटिव लेआउट, एंड दूसरा होता है हमारा लीनियर लेआउट। ठीक है। रिलेटिव लेआउट का मतलब क्या है? रिलेटिव में अगर हम देखें तो रिलेटिव मतलब आपकी फैमिली में आप किसी को रिलेटिव बोलते हो, मतलब कि वो आपके रिलेशन में। तो जहां पे भी रिलेशंस क्रिएट करने हैं हमको, वी विल रिक्वायर रिलेटिव लेआउट। फिर लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब एक ऑर्डर में ऐसे, या एक ऑर्डर में ऐसे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 2D है, तो दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, टू डायरेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डर हो गया, ये आपका वर्टिकल ऑर्डर हो गया। ठीक है। तो ये लीनियर फॉर्मेशन है, एक के नीचे एक, या एक के राइट में एक। दिस इज वर्टिकल पैटर्न एंड दिस इज, सॉरी, दिस इज वर्टिकल पैटर्न एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल पैटर्न। तो ये आपका लीनियर फॉर्मेशन होता है। जब आपको रिलेशंस बनाने हैं तो आप रिलेटिव लेआउट को यूज करोगे। जब आपको ऐसी यूआई चाहिए जिसमें जो आपके व्यूज है वो एक के नीचे एक असाइंड है या एक के राइट में एक असाइंड है, तो आप उस केस में लीनियर को यूज करोगे। ठीक है। अब रिलेटिव में रिलेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर तो समझ में आएगा, ऐसा कोई फ्लो बनाना है तो, जैसे आपको एक नॉर्मल यूआई बनानी है, जैसे कि आपको एक साइन अप पेज बनाना है, तो साइन अप पेज में आप क्या लोगे? ये होता है एडिट टेक्स्ट, जहां पे हम यूजर से ऊपर हम लगा देंगे साइन अप। ठीक है। ये यहाँ पे एंटर योर ईमेल, एंटर योर नेम, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर पासवर्ड। ठीक है। सपोज दैट मेरे को चार चीजें लेनी है, और लास्ट में एक बटन बना देंगे क्रिएट।
तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस फ्लो को समझें तो ये फ्लो क्या है, एक के नीचे एक आ रहा है, देखो सब चीजें लीनियर फॉर्मेट में लग रही है। और वो भी कौन सा ओरिएंटेशन, वर्टिकल ओरिएंटेशन, ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकल है, लेफ्ट से राइट होता तो हॉरिजॉन्टल होता। तो इस यूआई को मैं आसानी से अप्रोच कर सकता हूँ यूजिंग लीनियर लेआउट, क्योंकि लीनियर लेआउट में प्रॉपर्टी होती है कि वो जितने भी चाइल्ड होंगे ना उनको एक के नीचे एक या एक के राइट में एक असाइन अलाइन कर देगा। ठीक है, तो फिर रिलेटिव का क्या रोल होता है, रिलेटिव का रोल होता है कि वो रिलेशंस बनाने का काम करता है। अब रिलेशंस कैसे बनते हैं, ये जैसे आपका व्यू है, मतलब ये इसको कहते हैं हम पेरेंट, ये आपका लेआउट है, ठीक है, विच इज रिलेटिव लेआउट एंड दिस इज योर पेरेंट लेआउट। ठीक है, अब जो चाइल्ड है यहाँ पे दो कनेक्शंस बनेंगे, ए होता है पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन और बी होगा चाइल्ड चाइल्ड कनेक्शन, जिसको हम सिबलिंग कनेक्शन भी बोलते हैं। जैसे आपके ब्रदर को आप सिबलिंग बोल सकते हो, ठीक है, जो आपके ब्रदर है या सिस्टर है वो आपके सिबलिंग्स है। तो चाइल्ड का चाइल्ड से रिलेशन एंड चाइल्ड का पेरेंट से रिलेशन, इन दोनों चीजों का रिलेशन जो बनता है, वो रिलेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको रिलेटिव लेआउट को यूज करना पड़ेगा। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई भी यूआई बनाते हैं, तो जैसे मैंने एक लेआउट लिया और इसके चाइल्ड को मैं अगर लगाऊंगा और मैं कोई भी रिलेशन नहीं दे रहा हूँ या कोई भी मैं लीनियर प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये जो कॉर्नर है ना आपका, इसको कहते हैं हम 0,0। बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चाइल्ड है उसका, वो हमेशा इस जगह पे आएगा बाय डिफॉल्ट। जब तक कोई रिलेशन नहीं है, जब तक कोई भी चीज का आपने रिलेशन या पैटर्न नहीं बना रखा है अपने यूआई के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा विच इज नोन एज 0,0। हमेशा याद रखना ये, ठीक है। दिस इज योर पर्टिकुलर वो वाला व्यू है जो बाय डिफॉल्ट आपके एक लेआउट में आ रहा है, जब आपने कोई भी रिलेटिव रिलेशंस नहीं बनाया या लीनियर का प्रॉपर्टी भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसी जगह पे आएगा, टॉप लेफ्ट कह सकते हो आप। एक और चीज, इसको बोलते हैं अपन टॉप, इसको बोलते हैं बॉटम। ये बहुत याद रखने वाली चीज है, इनको बोलते हैं लेफ्ट, और एपीआई 21 के बाद में इसको स्टार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट, और एपीआई 21 के बाद में इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये लेफ्ट कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा। ठीक है, ये आगे काम में आएगा जब आप बहुत सारी चीजें इसमें डिजाइन करोगे। अब समझते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे पेरेंट चाइल्ड है या चाइल्ड चाइल्ड है। आप मेरे को एक बहुत अच्छी चीज समझाना, पेरेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है। ये पेरेंट है पूरा, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, पूरा फोन का एरिया उसने कवर कर रखा है, ठीक है। तो वो एक बॉक्स बना हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है एक पॉइंट, यहाँ पे तो आपका जो चाइल्ड होगा वो ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर पे आएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट। दिस पॉइंट इज नोन एज टॉप लेफ्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज टॉप राइट, दिस पॉइंट इज नोन एज बॉटम लेफ्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज बॉटम राइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं अपन, ये वाला पेरेंट के अंदर ही तो आता है, पेरेंट का एकदम टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। दिस इज बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस इज बॉटम राइट कॉर्नर। तो इन कॉर्नर्स पे मेरे को चाइल्ड को ले जाना है, तो मेरे को रिलेशन किससे बनाना पड़ेगा, मेरे पेरेंट के चाइल्ड के साथ में रिलेशन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब वो इस एरिया में जा सकता है। दूसरा आता है सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंट और चाइल्ड के कम्युनिकेशन में। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, ये सब सेंटर्स हैं। अगर आप देखो तो ये मेन सेंटर, अगर मैं ये देखूं तो ये है हमारा वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा सेंटर हॉरिजॉन्टल। ये अगर देखूं तो मैं, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर वर्टिकल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर वर्टिकल प्लस राइट। सेंटर वर्टिकल प्लस राइट में आएंगे तो हम इस जगह पे आएंगे। ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल प्लस बॉटम। अब ये सेंटर हॉरिजॉन्टल किसका है, पेरेंट का, बॉटम किसका है, पेरेंट का। बट यहाँ पे हम ये पॉइंट क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे चिल्ड्रन को इस एरिया में लाना चाहते हैं पेरेंट के।
तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको सारे रिलेशंस बता रहा हूँ जो एक पेरेंट के चाइल्ड के साथ बन सकते हैं। ये सारे वो एरियाज होते हैं जो चाइल्ड पेरेंट के अंदर होते हैं, और पेरेंट और चाइल्ड उन एरियाज पे जाना चाहता है कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर लेआउट के इस कॉर्नर पे जाना है। सपोज दैट मेरे को मेरा जो बटन है वो यहाँ लेके जाना है, या यहाँ लेके जाना है, या यहाँ लेके जाना है। तो मैं ये एरियाज होते हैं जहां पे मैं अपने बटन को प्लेस कर सकता हूँ, या मतलब कोई भी चाइल्ड को प्लेस कर सकता हूँ। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये आपके कहलाते हैं पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन। और ये होता है सेंटर पार्ट। दिस इज सेंटर वर्टिकल प्लस सेंटर हॉरिजॉन्टल। दोनों अगर सेंटर कर दूंगा तो इस सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, जिसको हम सेंटर ऑफ पेरेंट भी कहते हैं। समझ में आया? तो दीज आर दी कनेक्शंस यू मेक वाइल बाय योर चाइल्ड इन योर पेरेंट। ठीक है, जब रिलेशन होगा तभी कर पाओगे। तो रिलेशन कब होगा? जब रिलेटिव लेआउट में हो तो ये कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे। फिर आता है इसी के अंदर आपके दूसरा पार्ट। ये तो ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट समझते हैं, विच विल बी चाइल्ड चाइल्ड कनेक्शन। अब चाइल्ड चाइल्ड कनेक्शन कैसे वर्क करता है? सपोज करो कि एक चाइल्ड आपने यहाँ सेंटर पे लगा दिया पेरेंट के, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो दूसरा चाइल्ड है उसको आपको इसके राइट में ले जाना है, या उसके लेफ्ट में ले जाना है, या उसके टॉप पे ले जाना है, या उसके बॉटम में ले जाना है। तो यही वो कनेक्शन है, रिलेशन है जो आप बिल्ड कर सकते हो दूसरे चाइल्ड के साथ में रिलेशन रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो ये जो रिलेशन है ना, चाइल्ड के राइट में, चाइल्ड के टॉप में, चाइल्ड के लेफ्ट में, चाइल्ड के बॉटम में, तो ये रिलेशन मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि मैं उस पर्टिकुलर चाइल्ड को उसके राइट में असाइन कर पाऊं, या उसके लेफ्ट में, या टॉप में, या बॉटम में। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशंस जो हम बनाते हैं वो हम चाइल्ड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करके देखने के लिए हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। कल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ना, इसी पे आ जाते हैं। अभी अपन ने सिर्फ रिलेटिव लेआउट को देखा, और रिलेटिव लेआउट में भी दो पार्ट्स देखे। कौन कौन से? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, और चाइल्ड और चाइल्ड का रिलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ और बाकी सबको हटा देता हूँ अंदर। ठीक है, इसको हम समझ चुके हैं कि जो हमारा रूट लेआउट आता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये अपन ने कल देख लिए थे। ठीक है, विड्थ और हाइट तो आप कोई भी व्यू दे रहे हो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यू ग्रुप हो, चाहे वो एक व्यू ही क्यों ना हो, आपको विड्थ और हाइट तो देना पड़ेगा। और जब आप विड्थ और हाइट देते हो तो कल एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि तीन तरीके से आप दे सकते हो। या तो पेरेंट को मैच करता हुआ, तो मैच पेरेंट, या फिर जितना कंटेंट है उतना विड्थ और हाइट देंगे तो वो होगा रैप कंटेंट। या फिर तीसरी चीज होगी कि मेरे को फिक्स साइज ही देना है, तो फिक्स साइज इज डिपेंडेंट ऑन द पिक्सल यू आर यूजिंग ऑन द फोन। मतलब जिस फोन पे यूजर आपकी ऐप को चला रहा है उसकी डेंसिटी ऑफ पिक्सल मैनेज की जाएगी और उसके हिसाब से वो चीज बनाई जाएगी। इसीलिए हम आगे क्या करेंगे, जब भी हम फिक्स साइज दे रहे हैं ना, तो हम वहां पे डायमंड फाइल को यूज करेंगे। हालांकि आजकल तो एक पैकेज यूज में आता है विच इज इट इंट यू इट, जिससे कि हम ये चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि यार बड़े फोन है तो आपका जो फिक्स साइज आप दे रहे हो, आप जैसे 100 बाई 100 का एक बॉक्स बना रहे हो, तो बड़े फोन के ऊपर उसकी जो साइज है ना वो छोटी दिखेगी। तो मेरे को चाहिए कि यार जब वो बड़े फोन पे चले जिसकी विड्थ और हाइट बड़ी हो, तो वहां पे वो 200 बाई 200 का बन जाए। छोटे फोन पे हो तो वो 100 बाई 100 का बन जाए, और छोटे फोन पे हो तो 50 बाई 50 का बन जाए। समझ पा रहे हो? तो इसको कहते हैं स्क्रीन यूनिवर्सल बनाना, एडेप्टेबल बनाना, सारे प्लेटफॉर्म पे सारे स्क्रीन साइज पे वो मैनेज हो सके। तो उसके लिए हम आगे वो चीज करेंगे। तो वो हम फिक्स साइज जब देते हैं ना उसमें वो चीज काम में आती है, क्योंकि मैच पेरेंट और रैप कंटेंट आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आर नॉट डिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्क्रीन कॉम्पेटिबिलिटी। क्योंकि मैच पेरेंट है तो वो हमेशा स्क्रीन की कॉम्पेटिबिलिटी को मैच करेगा। मैच इन द सेंस कि भैया या तो आपने पेरेंट को मैच करोगे। अब ये रिलेटिव लेआउट रूट में लगा हुआ है, तो रूट में मैच पेरेंट का मतलब क्या हुआ, पूरी स्क्रीन की साइज को ये कवर कर लेगा। तो ये तो वैसे भी स्क्रीन कॉम्पेटिबल हो रहा है मैच पेरेंट। और रैप कंटेंट में हमको स्क्रीन से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको कंटेंट से मतलब है कि भाई कंटेंट जितना बड़ा होगा उतना मेरा रैप, उतना मेरा जो विड्थ है और हाइट है वो बढ़ते जाएंगे। तो वहां पे कंटेंट से मतलब है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम कोई चीज को फिक्स कर देते हैं। तो जब हम चीज को फिक्स कर देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ऊपर वो फिक्स साइज रहने से वो चीज हमको एडेप्टेबल नहीं लगती। हमको ऐसा लगता है कि यार इस फोन के हिसाब से तो सही है, जो आपको राइट हैंड साइड में स्क्रीन दिख रही है हमने इसके हिसाब से तो मैनेज कर लिया। अब सपोज करो कि इसको आपने एक बहुत बड़े स्क्रीन के ऊपर चला दिया, आजकल बहुत बड़े बड़े फोन आने लगे, स्क्रीन साइजेस बड़ी है, अब उस पर चला दिया तो वहां पे वो जो आपने फिक्स साइज दी है वो छोटी लगने लग जाएगी।
तो वो स्क्रीन एडेप्टेबल नहीं हुई। जो हमारे ऐसे यूजर्स हैं जिनकी फोन की साइज बड़ी है और वो हमारे ऐप को चला रहे हैं, तो उनके लिए वो स्क्रीन खराब है, उनके लिए वो यूआई खराब हो जाएगी। तो उस चीज को हमको मैनेज करना पड़ेगा। तब हम वहां पे फिक्स्ड आइटम को फिक्स साइज को देने के लिए हम उन पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो आने वाले क्लासेस में हम उसको इंट्रोड्यूस भी करेंगे और फिर अपन स्क्रीन यूनिवर्सल बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए 3 ऑप्शन होता है हमारे पास में, मैच प्रिंट, रैप कंटेंट एंड फिक्स साइज। ठीक है, और जो आपका मेन लेआउट होता है ना, वो उसके पास में एक ही ऑप्शन होता है विच इज मैच प्रिंट। क्योंकि इसको आप मैच प्रिंट ही करोगे, क्योंकि आपको पूरी स्क्रीन जो फोन का एरिया है वो पूरा कैप्चर करना है, जो आपका रूट एलिमेंट है। तभी तो आप इसके अंदर के सारे स्पेस को यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसके लिए जो आपका रूट एलिमेंट है, इट मस्ट एंड शुड कंटेन ऑल द साइज ऑफ योर फोन जिसपे आपका ऐप चल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तो मैच प्रिंट ही करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम जो भी कंपोनेंट ले उसको हम हमारे साइज को फिक्स कर सकते हैं, या साइज को रैप कर सकते हैं, या साइज को मैच प्रिंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाइल्ड ले रहा हूँ और यहाँ अभी मैं एक बटन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैंने बटन लिया तो यहाँ पे कल अगर आपको क्लास में याद है तो मैंने एक टेक्स्ट भी लिया था। टेक्स्ट लेने के लिए आपको टेक्स्ट व्यू लेना होता है। ठीक है, बटन क्या होता है, बटन आपके एक यूजर के लिए एक ऐसा इवेंट परफॉर्म करने जैसा होता है कि इस इवेंट पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, ये यूजर को आइडिया होता है। वैसे हम क्लिक किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, मैं टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी क्लिक लगा सकता हूँ, बट यूजर को नहीं आइडिया होगा ना कि टेक्स्ट व्यू के क्लिक पे क्लिक होगा। वो तो टेक्स्ट व्यू को इस तरीके से मानेगा, टेक्स्ट दिखाने का काम है, कहीं ना कहीं बटन को ही सर्च करेगा ना वहां पे। तो इसीलिए हम बटन को यूज करते हैं ताकि यूजर को आइडिया रहे कि यार ये यूएक्स हम अच्छा कर रहे हैं। यूजर तो बटन को ही ढूंढेगा ना कोई बटन होगा, इस पर टैप करेंगे तो कुछ ना कुछ इवेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए हम बटन को यूज करते हैं टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द इवेंट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू होता है टेक्स्ट को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको रैप कंटेंट। ठीक है, दोनों को मैंने रैप कंटेंट किया। और आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज है जो हमको रिलेटिव लेआउट में मिलती है, ओवरलैपिंग। देख रहे हो, रिलेटिव लेआउट में हमेशा ओवरलैपिंग होगी, ऑपोजिट ऑफ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में कभी भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे ना वो एक के बाद में एक ही आएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रिलेटिव की जगह लीनियर किया होता तो आप पाओगे कि ये पहले आ रहा है, इसके बाद में आपका ये आ रहा है। देखो ये डॉट डॉट कहाँ आ गया, जैसे इसके बाद में आ गया। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद में आ रहा है, और यही अगर मैंने लीनियर की जगह रिलेटिव किया होता तो ये उसके ऊपर आता। देख रहे हो आप, ये देखो अभी ये पीछे क्यों चला गया, क्योंकि इसको एलिवेशन मिल रखा होता है। जो बटन होता है ना उसको बाय डिफॉल्ट एक एलिवेशन मिल रखा होता है, तो इसके लिए एलिवेटेड होता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो रही, देखो ये पहले ये है फिर ये है, ये एक्चुअल में इसके ऊपर है, बटन के ऊपर। बट आप क्या कहोगे तो बटन के पीछे चला गया, वो इसलिए चला गया क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बटन को बाय डिफॉल्ट एक एलिवेशन मिल रखा होता है। तभी ना जब आप बटन पे टैप करते हो तो आपको एक ऐसा इंपैक्ट आता है कि 3D ऑब्जेक्ट है। 3D नहीं होता है, यहाँ पे एक हल्का सा शेडो क्रिएट होता है। वो शेडो क्रिएट होने से आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि बटन जो है वो ऐसा है कि भाई एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसको आप दबा रहे हो तो वो दब रहा है। क्योंकि जब तक आप दबाते नहीं हो तो आपको एक शेडो दिखती है, जब आप दबाते हो तो आपको एक शेडो हटती है और वापस शेडो दिखने लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको प्रेस किया है सच में, जबकि वो है तो एक 2D एलिमेंट ही। और क्योंकि हमने एलिवेट कर रखा है तो ये अपने प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो अपने प्लेन से ऊपर उठा हुआ है तो वो टेक्सचर से ऊपर दिख रहा है आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बटन की जगह कुछ और लूंगा ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ही ले लेता हूँ, कोई भी एक लेआउट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। मैं ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं इसको कलर दे देता हूँ। आगे हम कलर देना भी सीखेंगे हेक्साडेसिमल कोड में। देख रहे हो, ओवरलैपिंग हो रही है, लीनियर लेआउट नीचे है और ऊपर आपका टेक्स्ट व्यू है। तो ये जो पहले आता है ना वो नीचे रहता है, जो बाद में आता है वो ऊपर रहता है। ये आपका स्टैक फॉर्मेशन है। अगर स्टैक को आप जानते हो, स्टैक फॉर्मेशन सुना है, एक स्टैक होता है, क्यू होता है। स्टैक में क्या होता है कि जैसे बंडल ऑफ बुक्स, जब आप पढ़ने बैठते हो बहुत टाइम बाद में तो आप बहुत सारी किताबें एक साथ रखते हो, तो किताबों को कैसे रखते हो, स्टैक में रखते हो ना। 10 किताबें तो 10 एक के ऊपर एक पड़ी होगी। अब आपने देखना कि जो आपने पहले किताब रखी होगी ना नीचे, वो सबसे नीचे होगी, और जो सबसे लास्ट में रखी होगी किताब वो सबसे ऊपर होगी। और इसी ऑर्डर में आप निकाल भी पाओगे।
इसको इसके लिए कहते हैं हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो कॉन्सेप्ट होता है। जो लास्ट में किताब पढ़ी है, मतलब जो लास्ट में दी है अपने, ऐड करी है, जो लास्ट इन हुई है वही फर्स्ट आउट होगी। तभी आप 9th वाली बुक पे जा पाओगे। फिर 9th वाली को आउट करोगे तो आप 8th वाली को निकाल पाओगे, 8th वाली को आउट करोगे तो आप 7 वाली को निकाल पाओगे। इस तरीके से जब आप फर्स्ट वाली बुक को निकालोगे तो फर्स्ट वाली बुक सबसे पहले गई थी बट लास्ट में निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैक का फॉर्मेशन होता है। स्टैक में हमेशा ध्यान रखना कि जो लास्ट में आता है वो ऊपर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है ताकि आपको ये आइडिया रहे, क्योंकि बटन के अंदर ये चीज थोड़ी सी अलग लग रही थी आपको। क्योंकि बटन क्या कर रहा था, बटन अपने आप को एलिवेटेड रखता है, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मेन जो समझने वाली चीज है ना वो ये है कि टेक्स्ट ट्यू को भी रैप रैप किया और बटन को भी रैप रैप किया। लेकिन टेक्स्ट ट्यू की जो अगर आप साइज देखोगे ना तो पॉइंट एकदम पॉइंट बनेगी, क्योंकि टेक्स्ट है ही नहीं। रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है, जितना कंटेंट होगा उतना वो उसको रैप करेगा। तो ये तो बहुत सही काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कोई भी कंटेंट नहीं दिया है तो इसके हिसाब से ये पॉइंट बन जाना चाहिए, तो ये पॉइंट बन गया। लेकिन बटन के केस में तो ऐसा नहीं हुआ। बटन को तो हमने रैप रैप कंटेंट किया, फिर भी इसने एक साइज ले ली। तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट साइज ऑफ अ बटन। बटन का रोल क्या होता है कि भाई यूजर इस पर टैप करेगा, तो बटन कांट बी लेस देन दिस डिफॉल्ट साइज। ये आप जब आगे कस्टम ड्रॉयबल बनाओगे ना तो वहां पे हम कस्टम ड्रॉयबल के अंदर एक डिफॉल्ट साइज होती है, वहां पे वो साइज को फिक्स कर सकते हैं। और जब भी हम उसको ड्रॉयबल के अंदर रैप रैप देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारी डिफॉल्ट साइज ले लेगा। तो यही सेम चीज बटन के केस में भी हो रही है। ठीक है, अब आप इसका मतलब है कि मैं इससे छोटा बटन नहीं बना सकता, बना सकते हो, बट उसके लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल इन द सेंस कि आपको ऐसे 30 dp बाय 30 dp, जैसे ये देखो मैंने एक बटन बना दिया। बट ये बटन ना उसके हिसाब से, एंड्रॉइड के टर्म्स के हिसाब से ये सही बटन नहीं है, क्योंकि ये इजीली क्लिकेबल नहीं है, इजीली रीडेबल नहीं है। तो ये सही यूएक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए जब आप रैप रैप करते हो तो वो एक डिफॉल्ट साइज दे देता है कि भाई इतनी साइज का तो बटन आपको बनाना ही चाहिए ताकि वो इजीली क्लिकेबल हो और इजीली विजिबल हो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। रैप कंटेंट मतलब क्या होता है कि जितना कंटेंट होगा उतनी उसकी साइज बड़ी छोटी होगी। लेकिन बटन के केस में जब हम रैप कंटेंट करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट साइज आ जाती है। ठीक है, और क्यों आती है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। और आप इस चीज में देखना, सब चीजें जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रही है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी कोई रिलेशन नहीं बनाया। मैं रिलेटिव लेआउट के अंदर हूँ, चाहे लीनियर में के अंदर भी होऊंगा, कुछ भी अगर नहीं करूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट जो चाइल्ड आएगा उस पर्टिकुलर लेआउट का वो हमेशा कहाँ आएगा, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। ये होता है 0,0 कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये हमारा बटन आ गया। और इसको कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो थीम का कलर होता है ना वो ये लेता है। आगे हम थीम और स्टाइल्स को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, अभी हमारा बटन आ चुका है और बटन को अब हम 3 चीजों से फिक्स कर सकते हैं। मैंने अभी फिक्स हाइट और विड्थ भी देके दिखाया आपको, तो वो चेंज हो गया। अगर मैच पेंट करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हो, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब ये किसके पेरेंट को मैच कर रहा है, अपने पेरेंट को। तो इस पेरेंट को कितनी विड्थ मिल रही है, पूरी फोन की विड्थ मिल रही है। तो इस बटन को भी कितनी मिल गई, पेरेंट की जितनी मिल गई, यानी कि पूरे फोन की जितनी मिल गई। अब मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। जैसे रिलेटिव के अंदर फिर से मैंने एक लीनियर या रिलेटिव ले लिया, सपोज दैट। ठीक है, रिलेटिव ही ले लिया सपोज दैट। इसकी वेट कर देता हूँ 300। अब समझना, बहुत अच्छा लॉजिक यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। इसको भी कर देता हूँ 300, मतलब मैंने एक 300 बाय 300 का एक बॉक्स क्रिएट किया है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और इस बटन को देखना, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा, यहाँ से कट किया और अब मैं इसका चाइल्ड बना रहा हूँ। अब इस बटन की साइज कितनी हो गई, इतनी हो गई। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट मैच पेरेंट का। मैच पेरेंट इज नेवर द विड्थ ऑफ फॉन, इट्स ऑलवेज द विड्थ ऑफ हिज पेरेंट। यहाँ पे इसको फॉन की विड्थ इसलिए मिल रही है क्योंकि ये रूट एलिमेंट है। और रूट एलिमेंट को मैच बैंड करेंगे तो वो जिस जगह पे चल रहा है उसको पूरा लेआउट मिलना चाहिए, इसीलिए तो हम मैच बैंड कर रहे हैं। लेकिन जब इसके अंदर किसी बटन को या किसी भी चाइल्ड को मैं ले रहा हूं तो ये अपने पेरेंट को फॉलो कर रहा है, तो ये भी फॉन की साइज को ले लेगा। बट नॉर्मली क्या होता है ना, ये मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि जब मैच बैंड करेंगे तो पूरे फोन की साइज आ जाएगी। नहीं, आपके पेरेंट की साइज आएगी। अब अगर आपके पेरेंट के पास में, जिसके अंदर आप वो विजिट ले रहे, मतलब वो चाइल्ड ले रहे हो, उसके पेरेंट के पास में अगर फोन की पूरी साइज है तो उसके बाद भी फोन की पूरी साइज आ जाएगी। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, रिलेटिव के अंदर फिर से एक रिलेटिव बनाया और उसकी विड्थ 300 कर दी। और अब इसके अंदर जब बटन ले रहा हूं तो ये मैच पेंट करने पे क्या कह रहा है, 300। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट। इट्स सेम लाइक आपके घर में भी होता है ना, दादाजी के पास में बहुत बड़ा घर है। ठीक है, अब उसके अंदर एक चाइल्ड है, दादाजी के एक बच्चे हैं, मतलब जो आपके फादर है। ठीक है, उनको एक जैसे होता है ना, दादाजी
बंटवारा, जैसे मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक बड़ी फैमिली होती है, जैसे 4 बच्चे हैं तो उनको डिवाइड किया कर दिया जाएगा इक्वली। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये पेरेंट था, इसके पास पूरी साइज है, लेकिन इसका एक चाइल्ड है, इसने उसमें से 300 बाई 300 का बॉक्स लिया है। तो ग्रैंड फादर का जो चाइल्ड है यानी कि पेरेंट है, उसने अपना जो विड्थ और हाइट लिया वो फिक्स कर दिया कि मेरे को इतना ही एरिया चाहिए। ठीक है, तो इसका जो चाइल्ड होगा ना, वो हमेशा अपने पेरेंट को फॉलो करेगा। तो अगर ये पेरेंट को मैच करना चाहेगा तो पेरेंट के अंदर जितना आता है वही इसके अंदर आएगा। इट कैन नॉट मैच द ग्रैंड पेरेंट। हाँ, पेरेंट कैन मैच द ग्रैंड पेरेंट, बट द ग्रैंड चिल्ड्रन कैन नॉट मैच द ग्रैंड पेरेंट। मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। हमेशा जो चाइल्ड होगा वो अपने पेरेंट को फॉलो करेगा, और अगर पेरेंट भी चाइल्ड है किसी और का तो वो उसके पेरेंट को फॉलो करेगा। तो इससे आपको एट्रीब्यूट जो लगाना है ना, वो लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अब वापस उसको मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब वापस आ जाते हैं हम रिलेटिव लेआउट के अंदर। रिलेटिव लेआउट का क्या रोल होता है। एक और चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये फॉर्मेशन थोड़ा अलग हो गया, बटन अंदर चला गया। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट था, तो ये नेस्टिंग, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, अपने आप इंडेंटेशन आ जाता है, जिससे कि हमको पता लगे कि ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है। जैसे ये बटन है तो बटन के अंदर है, तो एक प्रॉपर इंडेंटेशन आता है। बट कई बार ऐसा होगा कि ये इंडेंटेशन सही नहीं होगा। जैसे मैंने क्या किया, ये इंडेंटेशन यहाँ से थोड़ा खराब हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है यूआई, मतलब ये जो कोड है वो सही नहीं लग रहा है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए, इसको कहते हैं फॉर्मेट करना, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एल दबाना होगा, चारों चीजें साथ में दबानी है। जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, रीफॉर्मेट फाइल। आपको होल फाइल पे सेलेक्ट करना है और रन कर देना है, तो ये अपने आप रीफॉर्मेट कर देगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर इंडेंटेशन है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। मैच पेंट नहीं करता हूँ मैं, इसको रैप ही करता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये बटन कहाँ आ रहा है, रिलेटिव लेआउट के कॉर्नर में आ रहा है, टॉप लेफ्ट में, क्योंकि हमने कोई रिलेशन नहीं बनाया। अब मैं रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे। अभी हम पेरेंट वाले देख रहे हैं, पेरेंट और चाइल्ड के। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, ये 9 हो सकते हैं। 9 में से एक तो होता ही है बाई डिफॉल्ट, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है। इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो बाई डिफॉल्ट मिलता है। अब मेरे को जाना है बॉटम लेफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे अलाइन पेरेंट बॉटम, दिख रहा है आपको। मैंने कुछ भी याद नहीं रखा, मैंने सिर्फ अपने, देखो ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, जो लैंग्वेज है ना ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। और जो आपको एंड्रॉइड ने एट्रीब्यूट्स भी बनाए हैं ना, वो ऐसे बनाए कि जिसको आप अच्छे से याद रख सको, समझ सको। ठीक है, मतलब मगअप करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। लॉजिक सोचना है कि भैया यार आपको बॉटम में जाना है, तो बॉटम में अलाइन करना है किसके, पेरेंट के। तो आप सिंपल सा लिखो अलाइन पेरेंट बॉटम। और आईडी का यही बेनिफिट होता है कि वो आपको सजेशन देता रहता है। तो यहाँ पे देखो पूरा सजेशन आ गया, क्या इसकी बात कर रहे हो क्या, लेआउट अंडरस्कोर अलाइन पेरेंट बॉटम, तो आप एंटर कर दो, आ गया। एंड्रॉइड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर अलाइन पेरेंट बॉटम, इसको कर देंगे हम ट्रू। ट्रू कर देंगे, आ गया बॉटम में। ठीक है, ये बॉटम में हुआ। अगर आपको राइट में जाना है तो क्या करेंगे, अलाइन पेरेंट राइट, आ गया। ट्रू कर दो, राइट में चला गया। अब कौन मुझे बताएगा कि बॉटम में भी आना है और राइट में भी आना है, तो क्या करेंगे, हैंड रेस करना है। बताओ मुझे, इस एरिया में आना है, इस कॉर्नर में आना है, तो क्या करेंगे, सर बॉटम राइट। बॉटम राइट। और किधर आएगा सर? पेरेंट बॉटम राइट। बॉटम राइट, वेरी गुड। तो बॉटम राइट एज सच कॉन्सेप्ट बढ़िया है, समझ में तो आ गया कि हमको बॉटम राइट में आना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम राइट, तो दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे मुझे। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूंगा अलाइन पेरेंट बॉटम आएगा या फिर राइट आएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉटम में भी जाना और राइट में भी जाना, तो दोनों कर दूंगा मैं। तो बॉटम भी आएगा और अलाइन पेरेंट राइट भी आएगा। तो जब मैंने दोनों ट्रू कर दिया तो एक इस कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर पे आ गया। ये सिंपल आपका फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स इन द सेंस, फिजिक्स में क्या होता है, एक बंदा खींच रहा है इधर आने के लिए, एक बंदा खींच रहा है इधर आने के लिए, होता है ना। याद है फिजिक्स में, एक 90 डिग्री पे जब एक फोर्स इधर लग रहा है और 90 डिग्री पे एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो आपका डायगनली 45 डिग्री पे जाता है। तो जब एक फोर्स इधर लगा बॉटम में लाने के लिए और एक फोर्स लगा राइट में लाने के लिए, तो ये कहाँ चला गया, इसके सेंटर में चला गया। और अगर हम इस एरिया को देखें तो ये राइट में भी है और बॉटम में भी है। ये बंदा जो बैठा है यहाँ पे ये बॉटम में भी है, और एक तरह से देखे तो राइट में भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम राइट। तो इसके लिए मैंने इसकी दोनों प्रॉपर्टी दे दी, बॉटम और राइट। अब यहाँ पे ये एक आपको कह रहा है कि कंसीडर करो कि आप इसको राइट के साथ साथ ना एंड भी दो, जैसे कि मैंने आपको बताया API 21 के बाद में वो इसको एज अ
एंड यूज करते हैं, तो अलाइन पेरेंट राइट ट्रू कर दो, ठीक है, और आप राइट को हटा सकते हो, तो ये भी सेम काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं कि यार ये तो हो गया कॉर्नर्स पे आने का रोल, कि भाई हम ऐसे मल्टीपल बटन्स बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। चारों बटन चारों कॉर्नर पे आ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, अब सेंटर की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बटन लेता हूँ, ठीक है। अभी वो बटन कहाँ गया, 5 बटन हो गए हैं लेकिन 4 ही दिख रहे हैं, तो ये वाला बटन कहाँ पे है, कौन बताएगा मुझे, हैंड रेस करना है। 5 बटन हो गए हैं और 5th बटन यहाँ नहीं दिख रहा है मेरे को, यस दीपेश। वो सर ओवरलैपिंग कर रहा है फर्स्ट बटन। वेरी गुड। तो देखो आपको समझना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप कोई भी मतलब रिलेशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो हमेशा वो कहाँ आएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगा, और टॉप लेफ्ट में आया तो टॉप लेफ्ट में पहले से एक बटन पड़ा है, तो ये ओवरलैप कर रहा है इसको, ठीक है। आपको कैसे पता ओवरलैप कर रहा है, देखो मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, बटन का नाम देने के लिए आपको सिंपल सा टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। टेक्स्ट में दे देता हूँ बटन 1, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट में बटन 2। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बटन 2 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, तो आपको बटन 1 दिख रहा है, अंडू कर देता हूँ तो आपको बटन 2 दिख रहा है, दैट मीन्स ये ओवरलैपिंग हो रही है। और ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों एक जगह पे बैठे हैं, और जो बाद में आया है वो उसके ऊपर बैठेगा, स्टैक का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है। गुड। अब हम सेंटर पे जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो सेंटर में सिर्फ आपको सेंटर लिखना है। जैसे ही आप सेंटर लिखोगे ना, आपके पास में ये 3 ऑप्शन आएंगे, सेंटर इन पेरेंट, सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल। यही चाहिए था, एक को ले लेते हैं हम, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ट्रू आ गया सेंटर हॉरिजॉन्टल में। ऐसे ही मैं एक और बटन बनाता हूं, अभी ये देखो कहाँ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ तो बटन 2 था ना मेरा, अब मैंने बटन 3 दिया और सेम सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू किया, तो ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल नहीं करूंगा, सेंटर वर्टिकल कर देता हूं, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और एक बनाते हैं, और उसमें मैं क्या करूंगा, सेंटर वर्टिकल भी करूंगा और सेंटर हॉरिजॉन्टल भी कर देता हूं। जब दोनों करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वही सेम चीज है, एक जना बोल रहा है इधर जाओ, एक जना बोल रहा है इधर आओ, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सेंटर हॉरिजॉन्टल भी है और ये सेंटर वर्टिकल भी है, तो ये एरिया जो है वो एकदम सेंटर पॉइंट है, ठीक है, आपके पेरेंट का। आप चाहो तो इन दोनों को लिखने की बजाय आप इसकी जगह सिंपल सा एक ले सकते हो, सेंटर इन पेरेंट, ट्रू, ठीक है। समझ में आई ये चीज। अब हम करते हैं, अब मुझे कौन बताएगा कि मैं एक और बटन बनाता हूं यहाँ पे, विच इज बटन 5। अब इस बटन 5 को ना मेरे को इस जगह लाना है, इस जगह बॉटम में। क्या करूंगा यहाँ पे, हैंड रेस करना है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा, मेरे को इस जगह पे आना है। वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल। क्या कह रहे हो, सर पहले इसको बॉटम में लेंगे, हाँ पेरेंट इन बॉटम, और फिर इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दो। वेरी गुड। देखो हम इस लाइन को पकड़ो आप, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी सेंटर हॉरिजॉन्टल की। वर्टिकल जरूर है ये लाइन, लेकिन ये लाइन ड्रॉ कहां से हो रही है, सेंटर हॉरिजॉन्टल से हो रही है, तो ये तो फिक्स है कि हमको सेंटर हॉरिजॉन्टल जाना है, तो हम पहले सेंटर हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस जगह पे आ गए, और अब मुझे क्या करना है, बॉटम में भी आना है, तो बॉटम की एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन पेरेंट बॉटम, ट्रू करेंगे तो ये इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब हैंड रेस करना है, और
हैंड रेस करके ही बताना है, मैं जब बोलूंगा आपको तो अब आपको आंसर करना है। इस जगह पे आएंगे तो कैसे आएंगे? आई होप अब सबको आंसर आना चाहिए, सबके हैंड रेस होने चाहिए। इस जगह पे इस पॉइंट पे आना है तो क्या करेंगे? केवल दीपेश का हाथ खड़ा हो रहा है, वैभव, यश, शिखर, रितेश, कुशल, ईशान, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को? मतलब क्या चीज नहीं समझ में आ रही है? इस जगह पे आना है, देखो ये कौन सा पॉइंट है? जो End पॉइंट point. जो पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट पे आना है तो हम कैसे आएंगे? यस ईशान बताओ। कुशल, रितेश, कोई बताना चाहेगा? समझ में आ रहा है? Align parent right से। अलाइन पेरेंट राइट, तो अलाइन पेरेंट राइट करते हैं अपन। अलाइन पेरेंट, अलाइन पेरेंट राइट ट्रू। बट ये तो यहाँ आ गया, मेरे को तो इस जगह पे लाना है, तो क्या करेंगे? ये कौन सी लाइन है देखो? Center सेंटर कौन सा है ये? enter in Vertical. vertical वर्टिकल, वेरी गुड। तो यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल की जगह हम क्या करेंगे? सेंटर वर्टिकल कर देंगे, और वर्टिकल करते ही हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। आ गया इस जगह पे? तो हमने जो डिस्कस किया था कि एक पेरेंट का चाइल्ड के साथ में जो कनेक्शंस होते हैं वो यहाँ पे, अच्छा मैंने नया नहीं बनाया क्या? ओके ठीक है। तो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किया था कि भाई इन एरिया में पेरेंट्स का रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स का एरिया है, तो इन पेरेंट्स के एरिया पे चाइल्ड को ले जाने के लिए हमको ये एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो इन चीजों को? तो ये एट्रीब्यूट्स बहुत सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, बस आपको लॉजिक याद रखना है, लॉजिक समझना है। अगर वो समझ लोगे कि भाई ये टॉप कहलाता है ऊपर वाला एरिया, ये लेफ्ट कहलाता है, ये बॉटम कहलाता है, ये राइट कहलाता है, इसको हम एंड भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट भी बोलते हैं, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा सेंटर वर्टिकल है, बस इन चीजों को समझ लिया, फिर आप इस एरिया में चाइल्ड पेरेंट के अंदर कहीं पे भी जा सकते हो। अब मैं एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको यहाँ पे, कि ये तो हमारा जो रिलेटिव लेआउट है वो क्या है? पूरे फोन की साइज को कवर कर रहा है। सपोज करो कि हम एक किसी और रिलेटिव के अंदर होते हैं, विड्थ वाइज में कर देता हूं इसको 400 dp बाय 400 dp। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी चाइल्ड है ना, ये इसको यहाँ पे हटाऊंगा और इस चाइल्ड के बाहर, ताकि ये सारे चाइल्ड इसके अंदर आ जाए। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अभी सब कहाँ थे? यहाँ थे। तो हमेशा ये जो चीज लगेगी ना, पेरेंट पे लगेगी, ग्रैंड पेरेंट पे नहीं लगेगी। अब मैंने देखो क्या किया, ये रिलेटिव है, इसको तो पूरी विड्थ और हाइट मिल रखी है, बट इस रिलेटिव को 400 बाय 400 का बॉक्स मिल रखा है। ठीक है, तो इस 400 बाय 400 में जो सेंटर है वो ये है, जो सेंटर हॉरिजॉन्टल है वो ये है। मैं इसको और छोटा करता हूँ, 300 करता हूँ, तो आपको और समझ में आएगा। ये देखो 300 बाय 300, अब समझ में आ रहा है? तो रोल जो है ना वो उसके पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बटन है वो एक रिलेटिव लेआउट के अंदर है, लेकिन रिलेटिव लेआउट में भी उसकी विड्थ और हाइट कितनी है, तो उसके बेसिस पे ही उसका सेंटर आइडेंटिफाई किया जाएगा। 300 बाय 300 का जो सेंटर होगा वो 150 बाय 150 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये इसका बॉटम होगा, ये इसका टॉप होगा, ये इसका एंड या राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब हम वापस इसको हटाते हैं और अब हम रिलेशन बनाते हैं चाइल्ड का चाइल्ड के साथ में। ठीक है, तो मैं इस रिलेटिव लेआउट को वापस हटा दिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब मैंने एक चाइल्ड लेना है, और इस चाइल्ड को ना मेरे को इसके टॉप में लगाना है, या बॉटम में लगाना है, या राइट में लगाना है, या लेफ्ट में लगाना है। ठीक है, तो बाकी सब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, ताकि हमारे लिए क्लीन आर्किटेक्चर आ जाए। कमेंट करने के लिए अगर देखो मल्टी लाइन कमेंट है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, एक्सएमएल में हमेशा ध्यान रखना कि आप जैसे ये यहाँ पे आपका टैग स्टार्ट हुआ, आपको
चाहिए कि भाई यार मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए, तो आप इसको एक लाइन को कमेंट नहीं कर सकते, या तो ये पूरा का पूरा टैग कमेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे, जैसे आप पूरे एक बटन को गायब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन बटन के अंदर जैसे आपको ये एट्रीब्यूट नहीं चाहिए तो इसको आप कमेंट नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखना, कमेंट कभी भी एट्रीब्यूट्स पे नहीं लगेंगे, कमेंट पूरे आपके टैग पे लगेंगे, और टैग भी पूरा जहां से ओपन हुआ है वहां क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अगर इसको कमेंट कर दिया तो आपका ये वाला लाइन तो बाहर रह ही जाएगा ना, इसके साथ में कमेंट में आना चाहिए अगर आप कभी करो तो, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट यहाँ काम नहीं करता, सिंगल लाइन कमेंट आपका यहाँ काम करता है। और कमेंट का रोल क्या होता है, हमको दिख रहा है लेकिन जो हमारा कंपाइलर होगा उसको ये चीज नहीं दिखेगी, उसके लिए इनविजिबल है, तो उसको कंपाइल नहीं करेगा, तो एक्चुअल में आपको देखो यूआई पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट हमने इसको कमेंट क्यों कर रखा है, ताकि हमको याद रहे कि हाँ हमने ऐसा कुछ काम किया था पहले। ठीक है, इसीलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, बाकी हम इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कमेंट करना। ठीक है, कमेंट रियल टाइम में जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, मतलब प्रोफेशनली जब ऐप डेवलप करोगे, तो कमेंट काम में आएगा। जब आपका क्लाइंट बोलता है कि यार ये यूआई बना दो, आपने वो यूआई बना दी, फिर वो कहता है कि नहीं यार इसमें ये चेंजेस कर दो। ठीक है, तो अब नॉर्मल बंदा क्या करेगा कि वो एक्चुअल में वो जो चेंजेस हैं वो पुराने वाले यूआई को हटा देगा और नई वाली यूआई के हिसाब से चेंजेस कर देगा। फिर जब आप उसको यूआई दिखाओगे तो ऐसा चांसेस भी है कि क्लाइंट कहेंगे नहीं यार पहली वाली डिजाइन ज्यादा बेटर लग रही थी। आप भले ही उसे पैसा चार्ज करोगे कि भाई यार आप इतने चेंजेस करवा रहे हो, बट करना तो आपको वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऐप है, उसकी जैसा चाहिएगा, जैसा वो चाहता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो पुरानी डिजाइन थी वापस उसमें कोड करना पड़ेगा। तो इस टाइम को आप बचा सकते हो कि जब तक आपका क्लाइंट फाइनलाइज नहीं करे तब तक आपका जो प्रीवियस आपने कोड लिख रखा है उसको कमेंट कर दो, जो नया चेंजेस चाहिए उसको आप वहां लगा के उसको दिखा दो। जब वो बोले कि यार नहीं ये बेटर नहीं पहले वाला बेटर है, तो आपको क्या करना है कि जो नया वाला किया उसको कमेंट करो, और जो पुराना वाला है उसको अनकमेंट करो, तो वो बन गया आपका, 1 सेकंड में काम आपका वापस आ गया। ठीक है, अब जब वो फाइनलाइज हो जाए कि नहीं ये फाइनल है, अब ये ऐप लाइव होगी, तो उस समय वो जो कमेंटेड कोड है वो आप हटा दो। ठीक है, तो पहला रीजन तो कमेंट का ये होता है, और दूसरा रीजन कमेंट यूज फॉर नेविगेशन, प्रॉपर नेविगेशन ऑफ द कोड, कि जैसे एक्सएमएल में तो नहीं, बट मेन एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पे जैसे ये चीज लिख रहा हूँ, ये कोड लिख रहा हूँ, तो मैंने क्यों लिखा है ये, तो कमेंट ऐड करके मैं बता सकता हूँ कि ये मैंने इसलिए लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है, ताकि मेरे को याद रहे कि जब मैं बहुत टाइम बाद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वापस आऊं तो मेरे को याद रहे कि यार ये मैंने प्रोग्राम क्यों बनाया था, ये फंक्शन क्यों क्रिएट किया था, ये इस क्लास का क्या रोल है। ठीक है, या फिर जब मैं किसी कंपनी को स्विच कर दूं तो वो प्रोजेक्ट किसी और को मिलेगा, जो नया बंदा हायर हुआ होगा उस कंपनी के अंदर, तो वो जब मैंने प्रोजेक्ट के कोड को रीड करे तो उसके लिए वो रीडेबल बन जाए, उसके लिए समझने में टाइम कम लगे उसको, और वो आसानी से समझ जाए। तो ये हमेशा आपको मैनेज करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना होता है, इसलिए कमेंट यूज में आते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक चाइल्ड बना लेता हूँ, बटन रैप कंटेंट चाइल्ड, टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे child1। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेंटर इन पेरेंट। ठीक है, अब मेरे को क्या कनेक्शन बनाना है, मेरे को कनेक्शन बनाना है कि चाइल्ड को राइट में लाना है। एक चाइल्ड और बनाया मैंने यहाँ पे, सपोज करो एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सेंटर इन पेरेंट हटा देते हैं और इसको child2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये child2 यहाँ पे, बट वी वांट दिस child2, दिस बटन टू बी जस्ट राइट द child1। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है किसके राइट में आना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टू राइट ऑफ। ठीक है, बट यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो जैसे अपनी क्लास हो रही है, आप एक ऐसा समझो कि हमारी जो क्लास है अभी तो ऑनलाइन हो रही है, सपोज करो कि अगर ऑफलाइन हो रही होती तो मैं आपकी क्लास एक रियल रूम होता WS क्यूब टेक का, वहां ले रहा होता और आप सब क्लास में बैठे होते, एक नया बच्चा आता, अब मैं उसको बोलता कि तुम इसके राइट में बैठ जाओ, तो उसको ये तो पता चल रहा है कि राइट में बैठना है, लेकिन किसके राइट में बैठना है, उस बंदे का नाम भी तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, नाम क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है आईडी। तो अब जरूरत पड़ेगी हमको आईडी की। एक जरूरत तो यहाँ पे पड़ती है, और दूसरी जरूरत हमको पड़ती है कि जब हम कोई भी चीज यहाँ पे कर रहे हैं और उसको यूज हमको यहाँ करनी है हमारे कॉटलिन के अंदर, क्योंकि आगे हम कनेक्टिविटी बनाएंगे ना कि भाई इस बटन के टैब के ऊपर क्या काम करना है, तो वो काम यहाँ करेंगे, तो हम कैसे बताएंगे इस कॉटलिन फाइल को कि किसके बटन पे क्या काम करना है। तो यहाँ पे हमको एक जरूरत पड़ेगी आईडी की, जो यूनिक होनी चाहिए सब सब व्यूज की या व्यू ग्रुप की। ठीक है, जैसे हम कॉटलिन के अंदर वेरिएबल लेते हैं वैसे ही हम यहाँ पे आईडी लेंगे,
जो हमारी एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करेगी, उसका एक नाम देगी, यूनिक नाम देगी। तो अब मेरे को इसको ना टू राइट ऑफ, ये इसको क्लियर है कि किसी के राइट में बैठना है, लेकिन किसके राइट में बैठना है मैं इसको डायरेक्टली कैसे बताऊंगी इस बटन के राइट में बैठना है। तो एक बटन को मेरे को आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आईडी दूंगा, और आईडी एक तरह से आपके पॉइंटर की तरह काम करती है कि एड्रेस स्टोर करती है इंटीजर वेरिएबल में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लगता है @ प्लस ID स्लैश, और यहाँ पे आपको एक नाम देना होता है। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने ए दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टू राइट ऑफ, वापस से आपको कॉलिंग करना है तो वही पॉइंटर @ प्लस ID लगाना पड़ेगा, ये रिडंडेंट है, और स्लैश इसके बाद में वो आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो ये देखो इसके राइट में आ गया। आपने ए ही क्यों दिया, नहीं ए नहीं देना चाहिए, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट वो यूनिक होना चाहिए। बट यूनिक के साथ में कोडिंग कन्वेक्शन को भी फॉलो करना है। जैसे वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर है तो आगे आई लगा दो, कोई अगर स्ट्रिंग है तो आगे str लगा दो, कैमल केस को फॉलो करो। वैसे ही सेम हम बटन के केस में भी काम करेंगे कि जैसे बटन है तो आगे लगा दो btn। ये काम क्या कर रहे हैं कि एक चाइल्ड 1 को स्टोर कर रहे हैं, तो btn चाइल्ड 1। हालांकि रन टाइम ऐसा चाइल्ड 1 नहीं होगा, ऐसा होगा कि एक प्ले बटन होगा, ये प्ले है हमारा, और ये हमारा पॉज होगा या स्टॉप होगा, सपोज दैट। ठीक है, तो इसकी आईडी क्या हो जाएगी, btn प्ले, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, टू राइट ऑफ btn प्ले। और इस नाम में आप एक यूनिकनेस देखना कि क्यों मैं इस तरीके से नेम रखता हूं। एक तो एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जैसे आपका घर में एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, मतलब आपका एक नाम है, जैसे कि नॉर्मल मेरा नाम रौनक है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया कि रौनी, ठीक है, या कोई भी एक नाम जैसे आपके घर में जिस नाम से आपको बुलाते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, निकनेम हो गया। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म के भाई यार इतना नाम बड़ा कौन बुलाए, ये छोटे नाम से ही हम इसको कॉल कर सकते हैं। वैसे ही पूरा बटन लिखने से अच्छा है मैं एक छोटा एब्रिविएशन लगा सकता हूँ btn। और इसको देखो मैंने स्टार्ट किससे किया, स्मॉल केस से। फिर मैंने इस बटन का रोल क्या है कि प्ले करने का काम है, तो पी को कैपिटल कर दिया और फिर प्ले लिख दिया। तो अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल नहीं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे आपने दो अलग अलग चीजें एक साथ एडजस्ट करी है। एक तो ये बटन का काम कर रहा है, और बटन में भी ये क्या काम कर रहा है, वो दो चीजें आपने यहाँ लगाई है। तो इन चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैमल केस को फॉलो करते हैं। और ये भी देखो, जैसे ही मैंने कैमल केस को हटा दिया तो ये क्या कह रहा है, टाइपो इन वर्ड। अब यही सेम वर्ड है, लेकिन इसमें कैपिटल पी कर दूंगा तो ये टाइपो हट जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये भी आपको क्या कहता है कि आप कैमल केस को फॉलो करो, क्योंकि ये ज्यादा विजिबल होता है। आप दूर से देखोगे ना तो आपको ये अलग दिखेगा प्ले, और btn अलग दिखेगा। इससे आपको एक बार देखने से पता लग जाएगा कि दोनों चीजें का क्या रोल है। एक बटन है ये, और बटन प्ले का काम कर रहा है। ठीक है, और अब मैंने इसको यहाँ पे राइट ऑफ करके इसको आईडी दे दी। ठीक है, अब आप कहोगे इसके राइट में कहाँ आया, देखो एक्चुअल में देखा तो राइट में ही तो है। अगर आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट में देखो तो ये इसके जस्ट राइट में है। अब क्योंकि ये सेंटर में है बट ये सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। और ये कौन सा सेंटर है, ये जो लाइन है ये कौन सी है आपकी, सेंटर वर्टिकल। डॉट कहां से शुरू हो रहा है, सेंटर वर्टिकल से, तो हम इसको भी बोलेंगे तुम भी सेंटर वर्टिकल आ जाओ, तो तुम एग्जैक्टली इसके राइट में आ जाओगे। आ गया जैसे इसके राइट में। अगर लेफ्ट में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और बटन बनाते हैं। पॉज। अब पॉज को मेरे को लेफ्ट में लाना है, तो क्या करेंगे, टू लेफ्ट ऑफ, इसकी आईडी बटन प्ले। आइए लेफ्ट में देखो, डॉट 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 भी बन जाता है यहाँ पे। ये इसका जो एंड पॉइंट है वो इसका स्टार्ट पॉइंट है, मतलब ये एग्जैक्टली इसके लेफ्ट में आ गया है। अब इसको भी इसके जस्ट लेफ्ट में लाना है, तो ये सेंटर पार्ट पे लाना पड़ेगा जहां पे खुद एग्जिस्ट करता है, तो वो होता है हमारा सेंटर वर्टिकल ट्रू। आ गया जस्ट इसके लेफ्ट में, समझ में आ रहा है। टॉप पे लाना हो तो बिल्कुल टॉप पे भी ला सकते हो आप। एक और बटन बनाते हैं अपन। ठीक है, अब इसको कहाँ लाना है, टॉप पे लाना है, तो यहाँ पे होगा लेआउट अबव, ऊपर मतलब अबव। एक होगा लेआउट बिलो, मतलब नीचे। तो अबव में ये फिर से आपको आईडी पूछेगा किसके अबव जाना है, कि भाई मेरे को btn प्ले के टॉप में जाना है। आ गया टॉप में। अगर एग्जैक्टली टॉप में क्यों नहीं आया, एग्जैक्टली टॉप में कैसे आएगा, टॉप का मतलब है कि भाई इसके ऊपर लाना है, तो इसके ऊपर लेके आ गया इसको। अब ये तो खुद का बैठा है, सेंटर में बैठा है ना। अब टॉप की बात आ रही तो मतलब इसके ऊपर लाना है, मतलब इस लाइन में लाना है। ये लाइन कौन सी है आपकी,
सेंटर हॉरिजॉन्टल के सेंटर वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, सेंटर हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आएंगे और इसको बोलेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये आ गया इसके ऊपर। अब बिलो लाना हो तो बिल्कुल बिलो भी ला सकते हो आप। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं, ये भी यहाँ आ गया। अब इसको बिलो लाना है तो हम क्या करेंगे, लेआउट बिलो। आ रहा है? देखो मैं पूरा भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ले लिखा और बिलो की स्पेलिंग लिखी, अपने आप उसने आइडेंटिफाई कर लिया। ये आईडी की खासियत होती है, सजेशन दे देता है आपको। ठीक है, एंड आईडी BTN प्ले आ गया इसके बिलो। बट आप कहोगे बिलो कहाँ आया, ये एग्जैक्टली बिलो तो नहीं आया। बिलो का मतलब सिर्फ उसके नीचे लाएगा, अभी वो खुद का है, लेफ्ट में है ना, तो खुद इसके नीचे आ गया, तो अपनी जगह से ही तो आया है इसके नीचे। अब इधर लाना है तो इस लाइन पे आना पड़ेगा। ये लाइन कौन सी, अभी अपन ने देखा ये लाइन है सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, अपन को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल को ट्रू करना पड़ेगा। तो जस्ट इसके बिलो आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं चाइल्ड के साथ इन रिलेटिव लेआउट। ये एक एक्सटेंट होता है रिलेटिव का। अब अगर हम बात करें कि अगर लीनियर होता तो क्या होता, लीनियर होता ना तो मैं इस रिलेटिव को हटाता हूं और यहाँ पे सिंपल सा लीनियर करता हूं, सब एक के बाजू एक आ जाएंगे। आ गए, कोई सेंटर पे नहीं है, कोई किसी पे नहीं। और आप पाओगे कि जितने भी अपन ने एट्रीब्यूट्स बनाए ना, टू लेफ्ट ऑफ, टू ये वाले, ये सब क्या कह रहे हैं, इनवैलिड लेआउट पैरामीटर। क्योंकि अब ये पैरामीटर्स इसके थे, ये आपके रिलेटिव लेआउट के थे, लीनियर में काम नहीं करेंगे। ठीक है, लीनियर में क्या काम करेगा, या तो ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा या एक के नीचे एक रहेगा। अब उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो लीनियर के अंदर ही एक एट्रीब्यूट होता है विच इज ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल ही होगा। लेकिन अगर आपको वर्टिकल करना है तो आपको करना पड़ेगा, तो ये वर्टिकल हो गए। अब इसमें क्या सेंटर नहीं होता है क्या, बिल्कुल इसमें सेंटर होता है, लेकिन सेंटर की कोई एट्रीब्यूट नहीं होती है। वो सेंटर कहां से लगता है, ग्रेविटी से लगता है। तो यहाँ पे होता है ग्रेविटी का रोल। अब आप कहोगे क्या ग्रेविटी क्या रिलेटिव में नहीं होता है क्या, लीनियर में ही होता है? नहीं, ग्रेविटी आपके रिलेटिव में भी होता है और लीनियर में भी होता है। बट क्योंकि लीनियर में इंडिपेंडेंट सेंटर आने का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि समझना इस चीज को, लीनियर ना एक ग्रुप में जाता है, रिलेटिव आपका ओवरलैपिंग कर सकता है, इसलिए वो एक साथ कहीं पे भी जा सकता है। कोई बटन को किधर भेज देगा, कोई चाइल्ड को किधर भेज देगा, लेकिन लीनियर एक ग्रुप में जाएगा। लीनियर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेक्स्ट को आपने बॉटम पे भेज दिया, नहीं, या तो सबके सब बॉटम पे जाएंगे या सबके सब टॉप में रहेंगे, क्योंकि एक लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, एक के नीचे एक को, और इसमें ओवरलैपिंग स्ट्रिक्टली नहीं अलाउड है। ठीक है, तो इसके अंदर चलता है ग्रेविटी का रोल। मतलब ये सारे के सारे एक साथ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल पुल जैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेट को अगर लगा देते सेंटर में, तो सबके सब चाइल्ड कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ये अगर मैं लगा दूं बॉटम में, तो सबके सब कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे। यही मैं ग्रेविटेशनल पुल लगा दूं राइट में, तो सबके सब कहाँ चले जाएंगे, राइट में चले जाएंगे। राइट की जगह आप एंड भी दे सकते हो। ठीक है, और अगर मेरे को बॉटम में भी आना है तो एंड के साथ में बॉटम लगता है, तो ये आ जाता है नीचे। सेंटर वर्टिकल जाना है तो सेंटर वर्टिकल का भी ऑप्शन होगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल का भी ऑप्शन होगा। तो सब काम कर सकते हो, लेकिन एक साथ करना पड़ेगा लीनियर के केस में। रिलेटिव के केस में आप इंडिपेंडेंटली हर एक विजिट को कहीं ना कहीं भेज सकते हो, मतलब क्लास को कहीं ना कहीं भेज सकते हो। बट लीनियर में ऐसा नहीं होगा, लीनियर में सब एक साथ होंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस। ओके, अब मैं कुछ आपको डिजाइन देता हूं बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आप इसको और अच्छे से समझ सको। पहली डिजाइन है आपकी, और इसमें दोनों का यूज भी कर सकते हो, लीनियर के अंदर रिलेटिव भी यूज कर सकते हो, रिलेटिव के अंदर लीनियर भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। बट अब आपको लॉजिक लगाना है, क्योंकि इसमें भी आपको ना थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा।
ये जो मैं बॉक्सेस ले रहा हूँ ना, ये आप बटन मान सकते हो, ठीक है, और इनकी साइज को छोटी कर सकते हो, क्योंकि अपन सिर्फ अभी लॉजिक समझ रहे हैं कि हम ऐसी अगर यूआईज बना लेंगे ना तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी यूआईज आपको बनाने के लिए नहीं आएगी एंड्रॉइड के अंदर कि आप ऐसी यूआई बनाओ। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप एट्रीब्यूट से क्लियरेंस मिल जाए आपको कि भाई अगर ऐसी डिजाइन बनानी है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे एक साथ, ठीक है, तो उनको जब आप इन तरह की डिजाइन बनाने के लिए यूज करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम उनको रिजॉल्व करेंगे, तो आपका क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है यूआई बिल्डिंग में, लीनियर और रिलेटिव के अंदर। ठीक है, और एक मतलब सबके लेवल अलग अलग बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो। पहला लेवल बहुत स्लो, मतलब बहुत लो है, फिर थोड़ा हाई हुआ, फिर और हाई हुआ, फिर और हाई हुआ, और अब जो ई वाला है वो सबसे लार्जेस्ट है। अब जितना आज अपन ने सीखा है ना उसके बेसिस पे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा शेप होना चाहिए, ऐसे इधर हाफ ट्राइंगल, इधर फुल ट्राइंगल, मतलब पूरा काइट, इधर हाफ काइट, ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें आपको ना रिलेटिव लेआउट प्लस लीनियर लेआउट को कलेक्टिवली यूज करते हुए आपको ये डिजाइन को अप्रोच करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी डिजाइन हम क्लास में बनाएंगे, फिर ये अपन आगे चलेंगे, बट पहले आपको ट्राई करना है। और ये नेट पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये मैं ही डिजाइन देता हूँ बनाने के लिए। और ये डिजाइन अगर आपने कर ली ना, तो जो बेसिक पार्ट है ना आपका, आपने जो आज वाली क्लास में देखा, कल वाली क्लास में देखा, इससे आप यूज टू हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस। क्लियर है तो थम्स अप कर दो। और ये है ना, मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप सभी लैपटॉप पे हो या फोन के अंदर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो दैट आपको रिकॉर्डिंग के लिए वेट ना करना पड़े। अभी से आप, अगर आपके पास में टाइम है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। यस सर, ले लिया। ठीक है, ओके ओके, तो अगर ये चीज क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। ओके ओके ओके, सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। You too, sir.